जय हिंद। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ये जो क्वेश्चन है 200 प्लस क्वेश्चन है। इसको हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे और पूरी तरह से समझते हुए आप देखिएगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी। किस प्रसिद्ध मुस्लिम नेता को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों के लिए अधिनियम का विरोध कर रहे थे। किस अधिनियम का बताना है? तो रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के फलस्वरूप। अगला हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? वर्धा सम्मेलन में। वर्धा सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। इसमें तारीख भी याद रखिएगा 5 मार्च। कई बार 5 मार्च भी पूछ देता है, तो इसलिए एक एक लाइन में एक एक शब्द जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ है कि गांधी इरविन समझौता जो संपन्न हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में भारतीय इतिहास में अध्ययन किया जाता है। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित हुआ था। हरिपुरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। हरिपुरा 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये गुजरात में अवस्थित है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वर्धा प्रस्ताव से। वर्धा प्रस्ताव से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के निर्वासन काल में कहाँ रखा गया था? मांडले में। मांडले जेल में 6 वर्ष तक कारावास निर्वासित रखा गया था लोकमान्य तिलक को। 1857 के गदर में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में प्राण गंवाए? ब्रिगेडियर जनरल नील। बहुत क्रूर ये था। ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश का। ये सभी अधिकारी में सबसे ज़्यादा इसको क्रूर माना जाता है, ब्रिगेडियर जनरल नील को। यहाँ क्वेश्चन है कि 1857 के गदर में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में प्राण गंवाए थे? तो ब्रिगेडियर जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये 3 लोग था। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? ईबी रामास्वामी नायकर। ईबी रामास्वामी नायकर को पेरियार के रूप में भी जाना जाता है। युगांतर बंदी जीवन धूमकेतु अखबार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बंगाल से। युगांतर बंदी जीवन धूमकेतु अखबार जो है बंगाल से प्रकाशित होती थी। उपन्यास पाथेर दाबी। पाथेर दाबी जिनमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई है तथा जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, किसके द्वारा लिखा गया था? शरद चंद्र चटर्जी द्वारा। शरद चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पाथेर दाबी, जिसमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई और उसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई?
1936 में लखनऊ में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो पूरी तरह से याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। इसमें तारीख भी जरूर याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में वही तारीख को यहाँ लाया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसको नहीं लाया गया है जो रिलेवेंट वर्तमान में नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका प्रारंभ में एक बंगाली समाचार पत्र था। समाचार ये बंगाली पत्र था। वह किस कारण 1878 में रातों रात एक पूर्ण रूपेण अंग्रेजी समाचार में बन गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। जो अमृत बाजार पत्रिका था, बंगाल से जो बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, रातों रात ये अंग्रेजी समाचार में तब्दील हो गया था। उसका कारण था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तिलक ने यह घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 1916 ईस्वी में। 1916 में तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह भी याद रखिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा। किनका नारा है? तो इन्हीं का है, तिलक का। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाले थे। जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। जन जागरण मंच 1937 में जो मैसूर राज्य में की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगला हम लोग देखते हैं, बारेंद्र घोष का संबंध किस समिति से था? अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति से बारेंद्र कुमार, जो बारेंद्र घोष थे, इनका संबंध था। प्रथम विश्व युद्ध काल में जर्मनी में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम थे? लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, चंपक रमण पिल्लई। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त और चंपक रमण पिल्लई। ये तीनों लोग का नाम याद रखिएगा। जर्मनी में ये करे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय जर्मनी में ये सक्रिय थे, क्रांतिकारी थे। मावरिक किसका नाम था? उस जहाज का जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत हथियार भेजने का प्रयास हुआ था। उस जहाज का जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत हथियार भेजने का प्रयास हुआ, उसका नाम था मावरिक। तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा किस कारण चलाया गया? शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को उचित ठहराने के कारण। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी, यह भी याद रखिएगा। तो इस यहाँ है कि तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा चलाने का कारण क्या था? तो शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या का उचित ठहराने के कारण। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंदो घोष ने। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? अरविंद घोष ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दलितों के उत्थान के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दलितों के उत्थान के लिए सर्वाधिक कार्य किए थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए किसने यह आरोप लगाया कि
उसमें जानबूझकर ये अपनी आंखों की पट्टी दूसरों से करके दूर करने से इनकार किया। लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए लॉर्ड इरविन ने यह आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर ये अपनी आंखों की पट्टी दूर करने से इनकार किया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, ये भी तारीख भी याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी टेम्पोररी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। अगला देखते हैं। पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929-33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कम्युनिस्ट आंदोलन का। पेशावर केस, कानपुर केस तथा मेरठ केस द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? तो कम्युनिस्ट आंदोलन का। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की पदयात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में त्रिचिन्नापल्ली से वेदारम तक की पदयात्रा की गई थी। उसका नेतृत्व करता थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी और कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया था ब्रिटिशों द्वारा अंग्रेजों की पूरी वर्किंग कमेटी और कुछ अन्य नेताओं की गिरफ्तारी कर। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके अगले दिन ही आप देखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं की गिरफ्तारी की गई और कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आज़ाद दस्ते का गठन किया था? जयप्रकाश नारायण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज़ाद दस्ता जो है का संबंध जो है जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आज़ाद दस्ते का गठन किया था। अगला हम लोग देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? स्वराज दल का। स्वराज दल की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिवेशन के अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि ग्रहण की? द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत ये पारित किया गया था कि अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने इम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी भारत की सामग्री की उपाधि से ग्रहण की थी। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज्ड वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा था? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम ऑर्गेनाइज्ड वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा था।
बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रमुख समाचार पत्र बंग दर्शन था। गणेश सावरकर और अनंत कान्हरे किस षड्यंत्र से संबंधित हैं? नासिक षड्यंत्र से। नासिक षड्यंत्र से संबंधित है गणेश सावरकर और अनंत कान्हरे। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कि इसमें वर्ष भी याद रखिएगा कि इसमें अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में जो एक व्यापारी थे, इनका पेशा था व्यापार करना, में मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, तो ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। अगला हम लोग देखते हैं, तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। बंगाल में तेभागा कृषक आंदोलन हुआ था। ये कई बार एग्जाम पूछा है, बहुत एग्जाम में ये सब महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार देखिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए लेक्चर को बार बार देखिए ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये सब क्वेश्चन काफ़ी रिसर्च करने के बाद लाया गया, यहाँ की जो एग्ज़ाम के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप एग्ज़ाम में जाइए तो आराम से लगा लीजिए। तो अगला हम लोग देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला विद्रोही कौन था? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को दिया था। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? दिल्ली में। महात्मा गांधी ने दिल्ली में अपना अंतिम उपवास रखा था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती से। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ किया था। चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती माना जाता है। वह स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती माना जाता है। यह जो है पूर्वी बंगाल में था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। अगर थोड़ा सी और हम लोग जानते हैं कि चार्टर के अगर बारे में बात किया जाए तो भारत में जो चार्टर आया था 4 प्रकार के था। एक 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें अगर 20 बरस जोड़िएगा तो 1813 हो जाएगा, और इसमें भी 20 वर्ष जोड़िएगा तो 1833 हो जाएगा, और इसमें भी 20 वर्ष अगर जोड़िएगा तो 1853 हो जाएगा। तो 4 चार्टर एक्ट था, और सभी के बीच जो गैप है 20 वर्ष का है। असम में अलग अलग प्रोविज़न था। इसके बाद 1853 वाला जो एक्ट है 1853 का चार्टर, इस चार्टर के बाद ब्रिटिश संसद को ऐसा लगा कि अब ब्रिटिश कंपनी जो भारत में शासन कर रही है अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कभी विद्रोह हो सकता है। तो इस चार्टर एक्ट में कहा गया कि इसमें टाइम लिमिट नहीं दिया गया था, लिमिटेशन हटा दिया गया और कहा कि अगले आदेश तक भारत में आप शासन करिए और भारत से व्यापार वगैरह जो करना है। तो ये याद जरूर रखिएगा कि चार्टर एक्ट 1793, इसमें 20 वर्ष जोड़िएगा 1813 होगा, फिर 20 वर्ष जोड़िएगा 1833 होगा, और इसके बाद जैसे कि 1813 के बात करिएगा तो एकाधिकार समाप्त किया गया था, पूर्णतः नहीं आंशिक रूप से। जैसे चीन और चाय के साथ व्यापार अभी बना था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और 1833 का चार्टर एक्ट जब देखिएगा तो इसमें था कि पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अब कोई भी व्यापार कर सकता था भारत में आकर। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है चार्टर एक्ट। इसके बारे में हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं 1816 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो थे इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे, जिसका गठन हुआ था 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित हुआ था। यह भी याद रखिएगा, स्थान, तारीख, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह का अगर फार्मूला पर आप चलिएगा तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसके निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए। संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आई थी। इसके बाद भारत में संविधान बना था। अगला देखते हैं साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से प्रसिद्ध थीसिस, जो थीसिस है किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक थीसिस लिखा था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये वर्ष भी याद रखिएगा, 1815 आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। 1856 में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। रत्नागिरी, महाराष्ट्र में 1856 में बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, का जन्म हुआ था। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिपिन चंद्र पाल।
बिपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन प्रारंभ किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह प्रसिद्ध वक्तव्य दिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने तिलक के देहावसान के अवसर पर एक प्रसिद्ध वक्तव्य दिए थे कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। नायक विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की। कुकी जनजाति का संबंध जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसमें कुकी पूछा है, एक कुका होता है। तो कुका विद्रोह जो हुआ था पंजाब में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा कि कुका विद्रोह का संबंध पंजाब राज्य से और कुकी विद्रोह का संबंध जो है मणिपुर से है। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। अवध ब्रिटिश काल में वह राज्य था जिसको अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था। काफ़ी उपजाऊ था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय इसमें है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी राज्यों का विलय। देशी राज्यों का विलय का कार्य सबसे ज़्यादा किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है? अरबिंदो घोषों का। अरविंद घोष का यह प्रसिद्ध वक्तव्य है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। अरबिंदो घोषों का यह स्टेटमेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेसी नेता ने भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कांग्रेसी जो नेता थे भाग लिए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन से प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के दिन से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ था। अगर इसके बारे में बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो पारित हुआ था, एक्ट जो बना था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था, भारतीय पार्लियामेंट में नहीं बना था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून था जो कि 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी।
अगला देखते हैं। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? अशोक मेहता की। अशोक मेहता की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप जो था, नेचर, ये था राष्ट्रीय। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में। सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि लंदन में हुआ था। यह भी याद रखिए कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था। 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया था? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि। प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल हुए सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में। ये वर्ष भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वर्ष। 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर वह पहला भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल हुए थे। पहले आज IAS कहलाता है, उस समय ICS कहलाता था ब्रिटिश काल में। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? 1887 ईस्वी से। 1887 ईस्वी से अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्ज़ा गुलाब अहमद। मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर? विंस्टन चर्चिल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर जो शब्द का इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी के लिए किया था। विंस्टन चर्चिल जो था ब्रिटिश PM था, ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय भारत का वायसराय था। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगर आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम जैसे BPSC हुआ या बिहार SSC हुआ या बिहार दरोगा हुआ, उसमें देखिएगा कि ये बहुत बार पूछा हुआ है। इससे संबंधित कभी वर्ष पूछ देगा, कभी पूछेगा बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किए थे? कुंवर सिंह। कभी पूछ देगा कि जगदीशपुर रियासत से
कौन संबंधित हैं? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो है बिहार के भोजपुर जिले में अवस्थित है। अगला हम लोग देखते हैं 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने। नेपाल वह पहला बाहरी ताकत था जिन्होंने 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में ब्रिटिशों की सहायता की थी। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता का यह वक्तव्य है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक साथ न हो जाएं? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे का यह स्टेटमेंट है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर एक साथ न हो जाए। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य जो था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे। काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल डकैती कांड हुई थी। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन जैसी संस्था ने प्रारंभ किया था। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे। अगला हम लोग देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालती थी। नील दर्पण नाटक, पहले यह है क्वेश्चन कि नील दर्पण एक नाटक है। जो पुस्तक है नील दर्पण नाटक किसने, कब और किस उद्देश्य से लिखा था? तो दीनबंधु मित्रा या दीनबंधु मित्र या मित्रा कहीं लिखा रहता है। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण जो नाटक था रचना किए 1860 में किए थे और इसका उद्देश्य था कि यूरोपीय नील खेतों के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। नील दर्पण नाटक जो है दीनबंधु मित्र ने 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं किसने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूखे हैं
और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उन्हीं के पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इतने समय से करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। अगला हम लोग देखते हैं, गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी? 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने। कोई भी क्वेश्चन यहाँ जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना होनी चाहिए, यानी एक के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें तारीख भी काफ़ी महत्व का है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन का तारीख भी याद रखिएगा। आप 2-3 बार देखिएगा तो एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि उसी तारीख को तारीख इसमें जो इंक्लूड किया गया है जो काफ़ी महत्व के हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ 1 लाइनर देख रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि तमिल पत्रिका कुडी अराशु की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा। ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा एक तमिल पत्रिका थी कुडी अराशु, जिसकी स्थापना की गई थी। देवबंद के किस छात्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने, जो देवबंद के छात्र थे, राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिए थे। अंग्रेजों से सहायक मित्र संधि सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से सहायक मित्र संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक था। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेवा प्रमुख माना? सर ह्यूरोज ने। सर ह्यूरोज ऐसा अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेवा प्रमुख माना था। अगला हम लोग देखते हैं, विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने। काजी नजरुल इस्लाम ने विद्रोही कविता की रचना की थी। अगला हम लोग देखते हैं, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे और उसी समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे गोपाल कृष्ण गोखले ही। पूर्ण स्वराज दिवस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता ने। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना 1857 की क्रांति के संबंध में लिखा था। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। लियाकत अली ने 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन के रीढ़ बने? भारत छोड़ो आंदोलन की। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट के रीढ़ जो थे वो किसान थे, विद्यार्थी थे और मजदूर।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया था। खेड़ा आंदोलन जो था, खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर यानी टैक्स भुगतान न करने का अभियान चलाया। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित की गई थी। किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन को न तो आम जनता से प्रेरणा प्राप्त हो रही थी और न ही उन्होंने इसकी योजना बनाई थी? लाला लाजपत राय ये आलोचना किए थे। लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो आम जनता से प्रेरणा प्राप्त कर रही थी और न ही उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। किसने कहा था जब रानी की इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहिए, जबकि गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रखना चाहिए? क्या आप भीरुता से और भूखे रहकर प्राण देंगे? ये बाल गंगाधर तिलक का वक्तव्य है। बाल गंगाधर तिलक का यह प्रसिद्ध वक्तव्य है कि जब रानी की इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहिए, जबकि गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रखना चाहिए, क्या आप भीरुता से और भूखे रहकर प्राण दे देंगे? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन से प्रमुख नेता भागकर नेपाल चले गए? नाना साहब और बेगम हजरत महल। नाना साहब और बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे जिन्होंने भागकर नेपाल में शरण लिए थे। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई गई योजना क्या कहलाती थी? माउंटबेटन योजना। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई गई योजना माउंटबेटन योजना कहलाती थी। प्रांतों में द्वैध शासन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे पहला मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? पंजाब से। अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो पंजाब से। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली और तीसरी बैठक में। पहली और तीसरी बैठक में कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, सिर्फ दूसरा में भाग लिया था जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन अगर वर्ष देखा जाए तो पहला था 1930, दूसरा था 1931 और तीसरा था 1932। तो इसे भी ये वर्ष भी याद रखिएगा।
और ये कई बार एग्जाम में बार बार पूछता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया और किस में भाग नहीं लिया। तो पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था, द्वितीय में यानी दूसरा में भाग लिया था, महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला हम लोग देखते हैं, ये सब वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर आप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक कर दीजिए ताकि उसे पता चले कि वीडियो सही है, और आवश्यकता अनुसार ये अपना स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप जिस कंफर्टेबल जिस जोन में है, आपको लगता है कि ये स्पीड अगर ठीक है तो ठीक है, अगर कम या ज़्यादा करना है तो आप सेटिंग में जाकर अपने सिस्टम से मोबाइल या कोई लैपटॉप हो तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने दिया था। टाटा ने भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव दिया था। ये भी याद रखिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये 1885 में स्थापित हुआ था, आज भी ये चलता है। इसको देश की आज़ादी के बाद, यानी गांधी जी ने कहे थे कि देश की आज़ादी जब मिलेगी उसके बाद आईएनसी को भंग कर देना चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि किसका वक्तव्य है कि कांग्रेस को डिसॉल्व यानी भंग करने का सुझाव दिए थे, तो गांधी ने दिए थे। ये सब आप लेक्चर जो देख रहे हैं 10 मून यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कर सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कम्युनिज्म इंडियन कम्युनिज्म के पायनियर कौन थे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो थे भारतीय कम्युनिज्म के पायनियर थे। अगला हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान के विचार आइडिया और पाकिस्तान के जनक कौन कहे जाते हैं? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के विचार के जनक कहे जाते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। ये बहुत बार महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की सामयिक सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की सामयिक सरकार, जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा जाता है, की स्थापना किए थे। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? राजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह द्वारा अधिपत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण 26 अक्टूबर 1947 को एक महत्वपूर्ण तिथि भारतीय इतिहास में माना जाता है। अगला देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू और लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप अंदाज नहीं लगाते कि इसमें क्वेश्चन है, ये ब्रिटिश सरकार के विषय में कि किनका स्टेटमेंट है कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार के विषय में कहा कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर
कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। किस क्रांतिकारी ने कहा था मेरे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? अरविंद घोष। अरविंद घोष जो क्रांतिकारी थे ने कहा था कि मेरे जीवन का उद्देश्य जो है स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म में हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। पटना जो है बिहार की राजधानी है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था पटना था। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? लाहौर में। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया था। 1912 में मोहम्मद अली ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? द कॉमरेड। 1912 में मोहम्मद अली ने द कॉमरेड नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अगला हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? 1924 ईस्वी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। 1924 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना किए थे। बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापन। बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो था भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना। अगला देखते हैं स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल गवर्नर जो थी सरोजिनी नायडू थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी की वापसी के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का क्या कारण था? सरकार गांधी इरविन समझौते से मुकर गई थी तथा दमन पर उतर आई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी की वापसी के पश्चात पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था कि सरकार ने गांधी इरविन समझौते से मुकर गई थी और दमन पर उतर आई थी। 1929 में किसके द्वारा 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1929 में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई थी। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक कौन हैं? अशोक मेहता और सावरकर। जो यहाँ दो पुस्तक है 1857 का विद्रोह, इसके जो लेखक हैं अशोक मेहता और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, इसके जो लेखक हैं वो हैं सावरकर। ये दोनों पुस्तक का लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन जो थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अवध 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इनके लड़का के नाम बिरजिस था, वो भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन,
1905 का बंगाल विभाजन के कारण ही लॉर्ड कर्जन द्वारा जो किया गया था उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। थोड़ा और जान लेते हैं। ए.ओ. हुम ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे, ये भी याद रखिएगा कि जो स्थापना किए थे ए.ओ. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा किए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में भुगतान वाला चेक है? महात्मा गांधी ने। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। ये मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है इसे। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध चार्ल्स मेटकॉफ के समय में समाप्त किए गए थे, इसलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन किया था। सवर्ण हिंदुओं को फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का चरित्र निरूपण करते हुए कहा था कि सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता थे। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने अपराध घोषित कर दिया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक थे। मुंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर मुंबई नौसेना विद्रोहियों ने समर्पण किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो हुआ था काशी अधिवेशन था, काशी में हुआ था। तो इसमें आप क्वेश्चन कई बार देखिएगा कि लगेगा कि रिपीटेड है, लेकिन रिपीटेड नहीं है, उसमें कई क्वेश्चन जोड़ा गया है या घटाया गया है। तो उसमें एक्स्ट्रा भी जोड़ा गया है कि कौन अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, तारीख। तो इसमें
इस बात को ध्यान रखा गया है कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो, उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज इन्हांस हो। तो इन्हांस करने के लिए आपको अतिरिक्त नॉलेज इसमें दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? लीडर ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 ईस्वी में लीडर नामक समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किए थे। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। रॉलेट एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था कि मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अब यहाँ 1857 तक भारत में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, व्यापार के नाम पर शासन भी होता था। तो 1857 के बाद 1858 में नवंबर में एक दरबार का आयोजित किया गया इलाहाबाद में, और इसी में घोषणा की गई कि अब कंपनी नहीं और ब्रिटिश संसद यानी क्राउन ऑफ भारत की शासन की बागडोर संभालेगी। अगला हम लोग देखते हैं केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। भारत सरकार के किस अधिवेशन के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किए गए? भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसमें सांप्रदायिकता की नींव भी डाली गई थी, इसीलिए तो ये सब रखा गया था। अगला हम लोग देखते हैं कांग्रेसी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए थे। ये सब जो लेक्चर देख रहे हैं 200 प्लस क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी आप इसी चैनल दसमुन जो चैनल है इस पे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो और भी कई इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड किया गया, उसे भी ज़रूर देखिए। और ये टोटल क्वेश्चन ये 200 प्लस और प्ले लिस्ट का सभी देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन में काफ़ी सहज महसूस करेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल को। प्रथम विश्व युद्ध का काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में
भारतीय राजनीति का शांति काल कहा जाता है। अगर प्रथम विश्व युद्ध का बात करें तो 1914 से 1918 के बीच हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जो हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में, ये एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान था। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद की मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल के विरोध में। अहमदाबाद की मिल हड़ताल के विरोध में गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास की घटना, जो उपवास रखे थे, ये घटना थी अहमदाबाद की मिल हड़ताल के विरोध में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने की घोषणा कब की गई? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना किए थे। ये थे लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1946 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो आप मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबलपुर में त्रिपुरी है, जहाँ की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1946 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जाफर कहलाता था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। बहुत बढ़िया शायर भी था ये। अगला देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया था? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। वर्ष 1936 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में भूमि संबंधित 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया था। आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो ग्रंथ है आर्कटिक होम इन द वेदास। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने की थी? मैडम H.P. ब्लात्स्की और कर्नल M.S. ऑलकॉट। ऑलकॉट और ब्लात्स्की ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे, और इसकी भारत में जब मुख्यालय खोला गया था तो अडयार में खोला गया था। अडयार में। अगला हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगर देखा जाए तो 1920 से 22 के बीच जो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाया गया था, उसका नेतृत्वकर्ता भी गांधी जी थे। और 1930 का जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका भी नेतृत्वकर्ता जो थे गांधी थे। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें भी यही नेतृत्व कर रहे थे। फिर इनकी गिरफ्तारी हो गई तो कुछ समय के लिए अरोड़ा आसिफ अली ने संभाली थी। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से।
सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है वानर सेना और मंजरी सेना। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वराज प्राप्त करना होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? कांग्रेस में नरमपंथी हो तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। कांग्रेस में नरमपंथी और उग्रपंथियों में मतभेद के कारण नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था। मद निषेध प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रमुख मुद्दा था मद निषेध था। पंडित ये जो है नेहरू रिपोर्ट के संबंध में है। नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कभी लगाना है, ये है पंडित मोतीलाल नेहरू से। नेहरू रिपोर्ट का संबंध जो है पंडित मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था और नेहरू रिपोर्ट का जो संबंध है पंडित मोतीलाल नेहरू से। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करके दोनों ऑप्शन में रहता है, पिता और पुत्र दोनों का नाम रहता है, तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध है पिता से, याद कर लीजिएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू से। अगला हम लोग देखते हैं दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय तथा टी.एम. नायर ने। पी त्यागराय और टी.एम. नायर ने दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। अगला देखते हैं अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दिया था? वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन के जो है पेंशन का हकदार नहीं है, ये बात कहकर पेशवा नाना साहब का पेंशन ही बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? वेलूर में। वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। और यहाँ रामकृष्ण जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। कई बार पूछ देता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, तो यही था लॉर्ड लिनलिथगो। अगला देखते हैं अरविंद घोष की समाचार पत्र से संबंधित है वंदे मातरम से। वंदे मातरम से संबंधित जो समाचार पत्र है ये है अरविंद घोष की। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन का संबंध पंजाब से है और कुकी आंदोलन का जो संबंध है मणिपुर से है। भगत जवाहर मल जो थे कुका आंदोलन के सूत्रधार थे।
भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट लाल कुर्ती, जिसको कहा जाता है, के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने किस दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो लाल कुर्ती नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार, जो खान अब्दुल गफ्फार से संबंधित है, ने दो प्रमुख बातों का आह्वान किया था। पहला था कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का, और दूसरा उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? द डक्कन एसोसिएशन ने। द डक्कन एसोसिएशन ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का साथ दिया तथा मजदूरों का संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन। जॉर्ज एलिसन वैसा अंग्रेज था जिसने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया था और मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो था, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता था। मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय जज किंग्सफोर्ड की 1908 में हत्या करने के प्रयास में कौन कौन से क्रांतिकारी संबद्ध थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय जज किंगफोर्ड की 1908 में हत्या करने का प्रयास किए थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी तक पूछा हुआ है और पीसीएस और नीचे के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा हुआ है। दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में से संबंधित पुस्तक लिखा गया है। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से। गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। इसका जो तारीख था 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। टोटल 24 दिन समय लगा था पद यात्रा में। 24 दिन, ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, पूना पैक्ट किन के मध्य और कब हुआ था? 1942 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल। अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल जो थे काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त थे, एक्यूज्ड। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। कई बार आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन में ही डाल देता है तीनों लोगों का नाम।
अब पूछ देता है कि इनमें से किन किन लोगों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो ये तीनों लोगों का नाम याद रखना चाहिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इसको आप ट्रिकली आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं भशुरा। पहला जो लेटर है, भ से भगत सिंह, सु से सुखदेव और रा से राजगुरु, यानी भसुरा अगर याद कर लेते हैं तो ये होगा कि क्वेश्चन में कि कभी पूछेगा कि कौन थे या कौन नहीं थे, तो आप पूरी तरह से कन्फर्म रहिएगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला हम लोग देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की सहायता से। तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार किया था। थोड़ा अगर हम लोग झांसी की रानी के बारे में और देख लेते हैं, अगर हम लोग झांसी की रानी के बारे में और जानें तो इनका जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में। इनका 19 नवंबर 1828 में जन्म हुआ था वाराणसी में, और मृत्यु जो हुई थी 18 जून 1858 को हुई थी ग्वालियर में, ये भी याद रखिएगा। और अगर इनके बच्चे का नाम देखा जाए तो दामोदर राव था, और पति जो थे, पति का नाम था राजा गंगाधर राव। गंगाधर राव जो थे पति थे, और माता पिता में देखा जाए तो माताजी मोरोपंत तांबे और पिताजी जो थे भागीरथी सपरे थे, तो ये भी याद रखिएगा। और इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो मौड़ी कर्णिका था। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था कि देशभक्तों की फांसी से मुक्ति का अभाव। इसमें फांसी से बचाने में ये विफल रहा था समझौता। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए कोल्हापुर के महाराज जो छत्रपति साहू थे ने B.R. अम्बेडकर को प्रोत्साहन दिए थे। किसने कहा था, मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्गों के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाला तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे ही बांधव है। यह वक्तव्य किनका है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाला तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे ही बांधव है। ये वक्तव्य है स्वामी विवेकानंद का। यहाँ आज का लेक्चर समाप्त हुआ, और इससे संबंधित आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो और भी लेक्चर अवेलेबल है, तो वहाँ भी देखिए। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।